विविध प्रावधान मिसलेनियस प्रोविजंस कंपनियों आदि द्वारा अपराध। यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या समामेलित संस्था अथवा व्यक्तियों का संघ है, चाहे उसका समामेलन हुआ हो अथवा नहीं, तो उसके प्रबंध से संबंधित प्रत्येक संचालक, प्रबंधक, सचिव, एजेंट अथवा अन्य अधिकारी या व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा। वह अपराध के दोष से तभी मुक्त हो सकेगा जबकि वह यह सिद्ध कर देगा कि अपराध उसकी जानकारी अथवा सहमति के बिना किया गया है। धारा 32। कार्रवाई के दौरान सेवा की शर्तों में परिवर्तन। चेंज इन कंडीशन ऑफ सर्विस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब जब किसी विवाद की कार्रवाई किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो तो उस समय श्रमिकों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। लिखित अनुमति से परिवर्तन। लिखित अनुमति से परिवर्तन। यदि किसी विवाद की समझदाधिकारी या बोर्ड, पंच या श्रम न्यायालय, न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के समक्ष कार्रवाई चल रही है तो कोई भी सेवा आयोजक संबंधित प्राधिकारी से स्पष्ट लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना विवाद से प्रभावित श्रमिक की सेवा की शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा जिससे निम्नलिखित प्रभाव हो। यदि उस औद्योगिक विवाद से संबंधित श्रमिक के हेतु पर विपरीत प्रभाव पड़े अथवा यदि विवाद से संबंधित दुराचरण के कारण श्रमिक पदच्युत या पदमुक्त किया गया जाता है। धारा 33(1) अनुबंध की शर्तों या स्थायी आदेशों के अनुसार सेवा की शर्तों में परिवर्तन संभव। यदि किसी विवाद के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई चल रही हो तो विवाद से संबंधित श्रमिक पर लागू होने वाले स्थायी आदेशों अथवा उसके स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उस श्रमिक की सेवा की शर्तों में निम्न दशाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ये शर्तें, यदि शर्तें विवाद से संबंधित नहीं है, किसी भी दुराचरण के कारण जो विवाद से संबंधित न हो तो पदमुक्त या पदच्युत करना। सेवायोजक को ऐसा करने से पूर्व श्रमिकों को 1 महीने की मजदूरी चुकानी पड़ेगी तथा जिस प्राधिकारी के समक्ष विवाद की कार्रवाई चल रही है उस प्राधिकारी के समक्ष इस कार्य के अनुबंध के लिए आवेदन करना होगा। धारा 33(2) संरक्षित श्रमिक को दंडित न करना। कोई भी सेवायोजक औद्योगिक विवाद के विचाराधीन अवस्था में किसी भी संरक्षित श्रमिक के विरुद्ध कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जिसके फलस्वरूप श्रमिक की सेवा की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा वह सेवा से मुक्त हो जाए अथवा अन्य प्रकार से दंडित हो जाए। इस उपधारा के आशय के लिए कि संस्थान के संबंध में सुरक्षित श्रमिक से अभिप्राय उस श्रमिक से हैं जो किसी ऐसे रजिस्टर्ड पंजीकृत श्रम संघ का पदाधिकारी है जो संस्थान से संबंधित है और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत उसी सुरक्षित श्रमिक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। धारा 33(3) सुरक्षित श्रमिकों की संख्या। प्रत्येक संस्थान में सुरक्षित श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या का 1% होगी, किंतु इनकी कम से कम 5 संख्या होगी और अधिक से अधिक 100 की। सुरक्षित श्रमिकों के संस्थान से संबंधित श्रम संघों में इनके वेतन के संबंध में उपयुक्त सरकार ने बना सकती है। उपयुक्त सरकार उन नियमों का भी निर्माण कर सकती है जिनके अनुसार सुरक्षित श्रमिकों को चुना जाएगा और उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। धारा 33(4) आदेश प्रसारित करना। जब कोई सेवा आयोजक उपरोक्त धारा 2 के अधीन श्रमिक के द्वारा की गई कार्रवाई की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र समझौता अधिकारी, बोर्ड, पंच, श्रम न्यायालय, अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो संबंधित प्राधिकारी बिना किसी प्रकार का विलंब किए इस आवेदन पत्र सुनवाई करेगा और उस आवेदन के प्राप्त करने के 3 महीनों के भीतर उसके संबंध में जैसा भी उसे समझे आदेश प्रसारित कर देगा। यदि कोई प्राधिकारी आवश्यक समझे तो इस अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा सकता है, किंतु इसके कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा। यह भी उल्लेखनीय बात है कि किसी भी प्राधिकारी के समक्ष चल रही कार्रवाई इसलिए अवधि वर्जित नहीं हो पाई जाएगी कि निर्धारित समय में कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। धारा 33(5) दंड। यदि कोई सेवा आयोजक इस धारा का उल्लंघन करता है तो उसी 6 महीनों तक की कार्रवाई सजा या 1000 रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 31 सेवा की शर्तों में परिवर्तन की शिकायत। कंप्लेंट एज टू चेंज ऑफ कंडीशन। यदि कोई सेवा आयोजक धारा 33 का उल्लंघन करके विवाद की कार्रवाई के दौरान किसी श्रमिक की सेवा की शर्तों में परिवर्तन कर देता है अथवा उसी पद मुक्त या पदच्युत कर देता है तो पीड़ित श्रमिक इसकी लिखित शिकायत निर्धारित अवधि विधि से निम्नलिखित को करेगा। यदि कार्रवाई समझौता अधिकारी या बोर्ड के पास है तो समझौता अधिकारी या बोर्ड करेगा। तब ये शिकायत को औद्योगिक विवाद की मध्यस्थता करते समय तथा समझौते को प्रोत्साहित करते समय ध्यान में रखेंगे। यदि कार्रवाई पंच, श्रम न्यायालय या न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के सम्मुख चल रही है तो उन्हें शिकायत की जाएगी। तब इस शिकायत पर अपना निर्णय ये मानकर देंगे मानो ये एक विवाद है या निर्णय करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हें सौंपा गया है। वे इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इसका निर्णय भी संबंधित सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धारा 33(a) कुछ कार्रवाई को अंतरित करने की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर।
यदि समुचित सरकार एक लिखित आदेश प्रसारित करके जिसमें कारणों का भी उल्लेख होगा, किसी भी श्रम न्यायालय अधिकरण राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष चल रही किसी भी कार्रवाई को वापस ले सकती है तथा किसी अन्य श्रम न्यायालय अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण को जैसी भी स्थिति हो ये कार्रवाई पूरी करने हेतु अंतरित कर सकती है। इसी दशा में ऐसा प्राधिकारी सरकारी आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन नए सिरे से अथवा पूर्व की कार्रवाई से आगे की कार्रवाई कर सकता है। यहाँ यह भी उल्लेख नहीं है कि यदि धारा 33 तथा 33(1) के अधीन कोई कार्रवाई अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष चल रही है तो उसे भी श्रम न्यायालय को अंतरित किया जा सकता है, धारा 33(b)(1). यदि समुचित सरकार अधिक करे तो कोई भी अधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33 तथा 33(1) के अधीन चल रही कार्रवाई को किसी श्रम न्यायालय को स्थगित कर सकता है। उपयुक्त सरकार इसकी अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी तथा उसमें उल्लेखित श्रम न्यायालय स्थानित कार्रवाई को पूरा करेगा, धारा 33(b)(2). सेवा योजक के से धन की वसूली, रिकवरी ऑफ मनी। सेवा आयोग से बकाया धन की वसूली के संबंध में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, आवेदन करना। यदि किसी समझौते अथवा प्रणयन के अंतर्गत अथवा जबरन छुट्टी अथवा छटनी या उपक्रम के बंद होने के कारण अध्याय 5(a) तथा 5(b) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का किसी भी सेवा आयोजक पर किसी श्रमिक का धन बकाया है तो उस श्रमिक को अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति को उसकी ओर से अथवा उसकी मृत्यु पर उसके नामांकन अथवा उसके उत्तराधिकारी को लिखित में एक आवेदन उपयुक्त सरकार को देना चाहिए। यदि उपयुक्त सरकार संतुष्ट हो जाएगी तो उस धनराशि के लिए वह जिलाधीश के नाम एक प्रमाण पत्र जारी कर देगी। वह जिलाधीश उस राशि को ठीक उसी प्रकार वसूल कर सकेगा जैसा कि वह भूमि का लगान वसूल करता है। परंतु इस संबंध में यह बात उल्लेख नहीं कि ऐसा आवेदन ऐसी राशि बकाया होने के 1 वर्ष के भीतर कर देना चाहिए, किंतु यदि सरकार ये समझती है कि श्रमिक द्वारा आवेदन करने में देरी करने के पीछे पर्याप्त कारण है तो वह 1 वर्ष बाद भी उस श्रमिक के आवेदन विचार कर सकती है, धारा 33(c)(1). धन की गणना का अधिकार। यदि कोई श्रमिक अपने सेवा आयोग से कोई धन प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके मौद्रिक मूल्य की गणना की जा सकती है तो उस धन या लाभ की गणना करने की आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त सरकार एक कार्य किसी भी श्रम न्यायालय को सौंप सकती है। वह श्रम न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धन या लाभ की गणना करने का कार्य अधिकतम 3 महीनों में पूरा कर लेगा। श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए जितने भी उचित समझे लाभ के मौद्रिक मूल्य की गणना करने की अवधि को बढ़ा सकता है, धारा 33(2). कमिश्नर की नियुक्ति। किसी लाभ के मौद्रिक मूल्य की गणना करने के लिए यदि श्रम न्यायालय उपयुक्त समझे तो एक कमीशन नियुक्त कर सकता है। वह कमिश्नर आवश्यक गवाही लेकर श्रम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तब श्रम न्यायालय कमिश्नर की रिपोर्ट और मामले की अन्य प्रश्न देखकर ही लाभ की राशि को निर्धारित करेगा। उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट। श्रम न्यायालय अथवा अपना निर्णय उपयुक्त सरकार के पास भेज देगा। श्रम न्यायालय द्वारा निश्चित की गई राशि की वसूली के लिए एक प्रमाण पत्र जिलाधीश के नाम जारी किया जाएगा जो उस राशि को भूमि के लगान की भांति सेवा आयोग से वसूल करने की कार्रवाई कर सकेगा। एक ही आवेदन पत्र। यदि एक ही सेवा आयोग यहाँ काम करने वाले अनेक श्रमिक उससे कोई धन प्राप्त करने अधिकारी है अथवा कोई ऐसे लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है तो जिनकी मुद्रा में की जा सकती है गणना, तो इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन प्राप्त की जाने वाली धनराशि के लिए उन सभी श्रमिकों की ओर से एक ही आवेदन पत्र दिया जा सकता है, धारा 33(c)(5). अपराधों की सुनवाई या संज्ञान। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेज। जब तक कि संबंधित शिकायत उपयुक्त सरकार द्वारा इसके अधीन किसी अधिकारी द्वारा नहीं की जाए तो बिना शिकायत के कोई न्यायालय दंडनीय अपराधों की सुनवाई इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं करेगा, धारा 34(1). कोई भी न्यायालय जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का हो तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत दंड अपराधों की सुनवाई नहीं कर सकेगा, धारा 34(2). व्यक्ति की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन्स। व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने से इनकार करने वालों की सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति को जो अवैध हड़ताल या तालाबंदी में भाग लेने से इनकार करता है अथवा भाग लेना जारी रखने से इनकार करता है तो उस श्रमिक से अलग श्रम संघ से अलग नहीं किया जा सकेगा, नहीं उस पर कोई दंड या सजा हो सकेगी। उसे किसी ऐसे अधिकारी या इससे वंचित नहीं किया जा सकेगा जिसके लिए वे या उसके वैध उत्तराधिकारी अधिकारी होते। ऐसे व्यक्ति को श्रम संघ या समिति के अन्य सदस्यों की अपेक्षा किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और ऐसा व्यक्ति किसी भी दशा में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा, चाहे श्रम संघ या समिति के नियम इसकी विपरीत क्यों न हो, धारा 35(1). क्षतिपूर्ति का आदेश देने का अधिकार। यदि किसी श्रम संघ अथवा समिति के नियमों के अनुसार यदि विवाद का निपटारा किसी विशेष विधि से करना है तो इस धारा द्वारा निश्चित किए गए अधिकार या छूट को परिवर्तित करवाने के लिए की गई कार्रवाई पर वह विधि लागू नहीं होगी और ऐसी कार्रवाई से सिविल न्यायालय किसी भी व्यक्ति के लिए जिसे किसी श्रम संघ या समिति सदस्य से निष्कासित कर दिया गया है
तो उसे फिर से सदस्य बनाने का आदेश देने की अपेक्षा यह आदेश दे सकता है कि उस श्रम संघ या समिति के कोषों में से उतनी राशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की जाए जितनी वह न्यायालय उचित या न्याय संगत समझे। धारा 35(2) पक्षकारों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज। विवादों की कार्रवाई के समय संबंधित पक्षकारों को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। इसके संबंध में कानूनी प्रावधान इस प्रकार है। पहला, श्रमिकों का प्रतिनिधित्व। विवाद के पक्षकार श्रमिक को इस अधिनियम के अंतर्गत चलने वाली कार्रवाई को निम्न में से किसी के द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। इससे पंजीकृत श्रम संघ के कार्यकारिणी सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा जिसका वह सदस्य है। ऐसे श्रमिकों के फेडरेशन के कार्यकारिणी सदस्यों अथवा पदाधिकारी द्वारा जिसका उपयुक्त एमए वर्णित श्रम संघ सदस्य हैं। यदि श्रमिक किसी भी श्रम संघ का सदस्य नहीं है तो उस उद्योग से संबंधित किसी भी श्रम संघ की कार्यकारिणी सदस्य अथवा पदाधिकारी द्वारा अथवा उस श्रमिक के उद्योग में ही नियुक्त किसी अन्य श्रमिक द्वारा जिस निर्धारित विधि से अधिकृत कर दिया गया है। धारा 36(1) सेवायोजक का प्रतिनिधित्व। किसी विवाद के सेवायोजक पक्ष को विवाद की कार्रवाई में निम्न से किसी के भी द्वारा प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा। सेवायोजक के ऐसे संगठन के किसी अधिकारी द्वारा जिसका वह संगठन है। सेवायोजकों के संगठनों के फेडरेशन के अधिकारी द्वारा जिनका उपयुक्त एमए वर्णित संगठन का सदस्य हैं। यदि सेवायोजक किसी भी संगठन सदस्य नहीं है तो उस उद्योग से संबंधित किसी भी संगठन के अधिकारी द्वारा अथवा सेवायोजक के उद्योग के ही किसी अन्य सेवायोजक द्वारा जिसे निर्धारित रीति से अधिकृत कर दिया गया है। धारा 36(2) समझौतों तथा न्यायालय की कार्रवाई में वकील नियुक्त न करना। विवाद के किसी भी पक्षकार को इस अधिनियम के अंतर्गत किसी समझौता कार्रवाई अथवा न्यायालय में चल रही कार्रवाई में वकील नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 36(3) वकील नियुक्त करने की दशाएं। किसी श्रम न्यायालय, न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के समक्ष चल रही कार्रवाई में कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति से वकील से प्रतिनिधित्व करवा सकता है, किंतु इसके लिए संबंधित न्यायालय की अनुमति भी लेनी होती है। धारा 36(4) कठिनाई को दूर करने की शक्ति, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। यदि समूह सरकार की सम्मति में किसी समझौता या अधिकरण का निकालने में कोई कठिनाई या शंका उत्पन्न होती है तो उस प्रश्न को किसी भी श्रम न्यायालय, अधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायालय को सौंप सकती है और संबंधित प्राधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करके अपना अधिनिर्णय दे देगा तथा उसका अधिनिर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। धारा 36(a) छूट देने का अधिकार, पावर टू एग्जेम्प्ट। यदि समूह सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि किसी सरकार के किसी विभाग द्वारा संचालित किसी औद्योगिक संस्थान या उपक्रम द्वारा अथवा औद्योगिक संस्थानों या उपक्रमों के किसी वर्ग में नियुक्त श्रमिकों के औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल तथा निपटारे की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है तो सरकारें राज्य के गजट में सुना प्रचार करके कुछ सशर्त या बिना शर्त के उन उपक्रमों को इस दिन में सभी या कुछ प्रावधानों के पालन से छूट दे सकती है। धारा 36(b) अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाइयाँ। अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई की सुरक्षा, पावर ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। इसके अंतर्गत या इसके अधीन बनाए गए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग या वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी जिसने सद्भावना से कार्य किया है अथवा कार्य करने का उद्देश्य रखता है। धारा 37 नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स। समूह सरकार का अधिकार, उपयुक्त सरकार पूर्व प्रकाशन शर्तों के प्रावधानों को प्रभावशील बनाने हेतु नियम बना सकती है। धारा 38(1) नियमों से संबंधित विषय के रूप से और उपयुक्त अधिकार की व्यापकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त सरकार को निम्नलिखित विषयों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। समझौताधिकारी बोर्ड, श्रम न्यायालय, न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के अधिकार और कार्यविधि के संबंध में जिसमें गवाहों को बुलाने, किसी जांच के संबंध में प्रलेख को प्रस्तुत करने, आवश्यक कोरम के लिए सदस्यों को बुलाने तथा रिपोर्टों और प्रणियों को प्रस्तुत करने के ढंग के संबंध में नियम भी सम्मिलित है। पंच निर्णय, ठहराव के प्रारूप, पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की विधि। धारा 10(a) और 3(a) के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की विधि। निर्णय, ठहराव में उल्लेखित नाम के पंच की संगतियाँ तथा उसके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि के संबंध में। मूल्यांककों की नियुक्ति के संबंध में। परिवेदना निवारण प्राधिकारी के गठन, उन्हें विवाद निर्देशित करने की विधि, उनके द्वारा कार्रवाई में अपनाई जाने वाली विधि, कार्रवाई पूरी करने कार्य समयविधि के संबंध में। कार्य समिति के गठन, कार्यों, रिक्त स्थानों की पूर्ति, कर्तव्यों के निष्पादन की रीति के संबंध में। जांच न्यायालय के सदस्यों, बोर्ड, श्रम न्यायालयों, न्यायाधीकरणों एवं राष्ट्रीय न्यायाधीकरणों के पीठासीन अधिकारियों और अशेषता ग्रहों को दिए जाने वाले भत्तों के संबंध में। जांच न्यायालय, बोर्ड, श्रम न्यायालय, न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के उपलब्ध किए गए मंत्रालय कार्यों संबंधी प्रावधानों, संबंधित संस्थानों के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों के संबंध में। और व्यक्तियों को अथवा उसके द्वारा की जाने वाली हड़ताल या तालाबंदी की सूचना देने की रीतियों से भेजने की विधि के संबंध में। श्रम न्यायालय, न्यायाधीकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधीकरण के समक्ष वैधानिक सलाहकारों द्वारा पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में। अन्य कोई विषय जो यहाँ तो निर्धारित है तो भविष्य में निर्धारित किया जाए। धारा 38(2) की बात कहती है। आर्थिक दंड की व्यवस्था। इस धारा के अंतर्गत बनाए गए नियमों में ऐसा प्रावधान हो सकता है कि नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को 50 रुपये तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है। धारा 38(3)
उपयुक्त सदन के समक्ष नियमों को प्रस्तुत किया जाना। इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियम शीघ्र राज्य की विधानसभा के सम्मुख और जहाँ सम्मिलित सरकार केंद्र सरकार है वहाँ संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखे जाएंगे। धारा 38(4) केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संबंध में यदि इस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार कोई नियम बनाती है तो उन्हें नियम बनाने के बाद संसद के कुल कार्यशील दिनों के 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदन चाहे तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, इनको अस्वीकार कर सकते हैं। यदि नियमों के अंतर्गत पहले कुछ कार्रवाई की जा चुकी है तो उसकी वैधता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 38(5) शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ पावर। समुचित सरकार राज्य के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके निर्देश दे सकती है कि उसी अधिनियम या इसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन जो शक्तियां प्राप्त है वे निम्न द्वारा भी प्रयोग में लाई जा सकती है। यदि समुचित सरकार केंद्र सरकार है तो इसके अधीन ऐसे अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के अधीन किसी अधिकारी द्वारा जिसका कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, और यदि समुचित सरकार राज्य सरकार है तो उसके अधीन किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका अधिसूचना में उल्लेख किया गया है। धारा 39 अनुसूची में परिवर्तन करने की शक्ति, पावर टू अमेंड शेड्यूल्स। अनुसूची में उद्योग जोड़ना। यदि जनहित में समुचित सरकार उचित समझे तो राज्य गजट में अधिसूचना जारी करके अनुसूची प्रथम में कोई भी उद्योग जोड़ सकती है। यदि ऐसी अधिसूचना जारी होती है तो प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित मानी जाएगी। द्वितीय तृतीय अनुसूची में परिवर्तन करना। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके द्वितीय तृतीय अनुसूची में कोई बात जोड़ सकती है या परिवर्तन कर सकती है या संशोधन कर सकती है। ऐसी अधिसूचना जारी होने पर द्वितीय या तृतीय अनुसूची तदनुसार संशोधित मानी जाएगी। अधिसूचना को संसद या विधानसभा में प्रस्तुत करना। उपयुक्त में से कोई भी अधिसूचना जारी होने के बाद शीघ्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की दशा में विधानसभा में तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की दशा में संसद में प्रस्तुत की जाएगी। धारा 40। इस प्रकार ये भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के विविध प्रावधान थे जिनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। धन्यवाद।